हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें एक टॉपिक आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम और इसके साथ में हम शेड्यूलर क्या होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ए प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी वेयर एज ए प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोग्राम होता है हमारा, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करने का मतलब जब आप उसको सीपीयू अलोकेट करते हो, तब वो वहां पे क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। तो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, ठीक है, तो ये प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेट से होकर फाइनली वो टर्मिनेट होता है, मतलब कि अपना टास्क परफॉर्म करता है। वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है? यहाँ पे कुछ स्टेट है, इन स्टेट से होकर उसको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेनली आपकी स्टेट आती है, 5 स्टेट यूज होती है आपकी प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। अब यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेट है हमारी वो है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ है, अभी आपका प्रोसेस क्या हुआ है? क्रिएट हुआ है, और ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ये स्टोर कहाँ रहता है आपका? न्यू स्टेट कहाँ होती है? सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ पे प्रोसेस आपका क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद में वो जो प्रोसेस है वो लोड होता है इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब रेडी स्टेट में आता है। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है वो प्रोसेस। तो रेडी स्टेट का मतलब है कि ये जो रेडी स्टेट है वो आपकी मेन मेमोरी का पार्ट है। यहाँ पे एक रेडी क्यू होती है, एक रेडी क्यू होती है। तो इसमें क्या होता है? हमारा प्रोसेस लोड इनटू द मेन मेमोरी, मतलब कि रेडी क्यू में आ चुका है। तो न्यू स्टेट पे प्रोसेस क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद में वो रेडी स्टेट में आता है, मेन मेमोरी में लोड होता है। अब यहाँ पे रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस आपके, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस होगा, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है। अब उन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को अलोकेट होगा आपका सीपीयू, किसी एक प्रोसेस को अलोकेट होता है सीपीयू। तो अलोकेट होने का मतलब अब वो सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस क्या हो रहा है? रन हो रहा है। तो इस वाली स्टेट को बोलते हैं हम रनिंग स्टेट। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है आपका? एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कह सकते हो। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है आपका रनिंग स्टेट में, मतलब कि इसको सीपीयू अलोकेट हो गया। अब वो सीपीयू किसी भी प्रोसेस को अलोकेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस है। अब उसके लिए यहाँ पे एक एल्गोरिथम भी यूज होते हैं कि कौन से प्रोसेस को अलोकेट होगा, जिनको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होते हैं टू सेलेक्ट द प्रोसेस। अब रनिंग स्टेट में आपका सीपीयू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। या तो अपना टास्क वो कंप्लीट करके जाए, जब उसको सीपीयू अलोकेट हुआ है तो यहीं पे अपना टास्क कंप्लीट करेगा, और फाइनली वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट में आ गया, टर्मिनेट वाले में। अब उसने अपना प्रोसेस का जो भी एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है उसका। तो कंप्लीट होने के बाद क्या कर जाएगा? वो टर्मिनेट या एग्जिट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? वो एग्जिट। या फिर हो सकता है ड्यूरिंग रनिंग उसको कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने हो, ठीक है। जैसे उसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी हो, जैसे उसको स्कैनर की रिक्वायरमेंट होगी हो, या फिर हो सकता है कोई डिस्क में आपकी कोई फाइल है उसको रीड करना हो। तो ऐसे काम के लिए वो क्या करता है? या तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करेगा। तो अब सीपीयू क्या करता है इस टाइम पे? उस प्रोसेस को यहां से निकाल देगा, और निकाल कर बोलेगा भाई तू ऐसे काम के लिए ना मेरा टाइम मत खराब कर, तू वेटिंग क्यू में चला जा। तो यहाँ पे एक और स्टेट है वेटिंग स्टेट। यहाँ पे एक वेटिंग क्यू बनी हुई है, एक वेटिंग क्यू बनी हुई है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे वेटिंग क्यू में वो प्रोसेस है जो इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रिंटर है, तो आपके पास में प्रिंटर एक ही है। अब सारे के सारे प्रोसेस तो सेम टाइम पे प्रिंटर को यूज नहीं कर सकते ना,
तो प्रिंटर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मतलब वेटिंग क्यू में वेट कर रहे हैं इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए। तो सीपीयू उस टाइम पे क्या करता है, ऐसे प्रोसेस को वेटिंग क्यू में भेज देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सीपीयू में वो रहेंगे प्रोसेस आपके, तो अननेसेसरी वो सीपीयू का टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सीपीयू में कोई भी काम नहीं हो रहा है, वो अपना प्रिंटर यूज कर रहे हैं बैठ के और सीपीयू अपना वेट कर रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यूटिलाइजेशन जो है सीपीयू का मैक्सिमम चाहिए, तो वो कब यूटिलाइज होगा, जब सीपीयू कुछ ना कुछ काम करता रहे। तो ऐसे केस में सीपीयू उन प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेज देता है। अब वेटिंग स्टेट में भेजने के बाद में वो जैसे ही इनपुट आउटपुट अपना कंप्लीट करते हैं, तो वो फर्दर रेडी क्यू में चले जाते हैं। तो यहाँ से वेटिंग से डायरेक्ट आपका रनिंग में नहीं आएंगे, वो पहले उनको रेडी क्यू में ही जाना पड़ेगा। अब जब उनका नंबर आएगा तब उनको सीपीयू फिर से अलोकेट होगा आपका, तब उनको सीपीयू अलोकेट होता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये 5 स्टेट है जो किसी भी प्रोसेस में यूज होती है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, मान लो कोई भी प्रोसेस रनिंग वाली स्टेट में था, तो यहाँ पे या तो वो टर्मिनेट होगा, मतलब अपना काम कंप्लीट कर लिया एग्जिट हो जाएगा, या फिर वो इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है ना, यहाँ पे अपनी मर्जी से कर रहा है वो। मान लो यहाँ पे प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा रनिंग स्टेट में, अब कोई वीआईपी प्रोसेस आ गया, जैसे हमारे इंडिया में भी वीआईपी कल्चर चलता है, जब भी कोई वीआईपी आता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है ताकि वो वीआईपी वहां पे आसानी से जा सके। ठीक है, तो वहां पे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो सेम यहाँ पे होता है, जब कोई वीआईपी प्रोसेस अगर आ गया यहाँ पे, तो जो करंट वाला जो प्रोसेस है जो रन कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ी देर के लिए बोला जाएगा, भाई कोई वीआईपी प्रोसेस हमारे पास आया है, अब तू थोड़ी देर के लिए रेडी क्यू में जा, अब दोबारा जब तेरा नंबर लगेगा तब आना। तो यहाँ पे एक इंटरप्ट कह सकते हो, एक टाइप से इंटरप्ट। तो अब वो अपनी मर्जी से नहीं गया यहाँ पे, वो फोर्सफुली भेजा गया है आपका रेडी क्यू में, क्योंकि उसने तो कोई इनपुट आउटपुट के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं करी थी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करता तो अपनी मर्जी से वेटिंग स्टेट में जाता, बट यहाँ पे वो फोर्सफुली रेडी क्यू में भेजा गया है। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव। और अगर ये एरो नहीं है आपका, ये एरो अगर नहीं है उस प्रोसेस स्टेट डायग्राम में, तो उसको बोलेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो अब ये प्रीएम्प्टिव कब होगा, जब कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस वहां पे आ गया। एक तो ये केस बनता है कि कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रनिंग स्टेट में रन कर रहा था, उस टाइम पे कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, तो इसको प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा, मतलब कि इसको रेडी क्यू में जाना पड़ेगा। दूसरा केस क्या होता है आपका, टाइम क्वांटा। टाइम स्लाइस कह लो या टाइम क्वांटा, ये एक एल्गोरिथम आता है आपका राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे टाइम क्वांटा होता है, अगर वो टाइम क्वांटा आपका एक्सपायर हो जाए, हर एक प्रोसेस का टाइम क्वांटा होता है, मतलब कि जैसे प्रोसेस P1 है, इसके पास में 2 मिली सेकेंड है, तो अगर ये 2 मिली सेकेंड इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो इसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा P2, इसके पास में टाइम क्वांटा है 2 मिली सेकेंड, तो ये 2 मिली सेकेंड इसके लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर से इसको रेडी क्यू में। तो इस तरह से सबको टाइम क्वांटा असाइन होता है, उतना ही टाइम मिलेगा जितना उनको असाइन है, फिर उनको प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव, मतलब कि अब फोर्सफुली वहां पे उनको भेजा गया है रेडी क्यू में, फोर्सफुली। अब ये कंप्लीट हमारा है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अब यहाँ पे बात करते हैं शेड्यूलर की। तो शेड्यूलर क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, अब शेड्यूल कैसे करेंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो सबसे पहला शेड्यूलर जो यूज होता है हमारा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो ये शेड्यूलर क्या करता है, जो भी हमारा न्यू स्टेट में प्रोसेस है उनमें से किसी एक को यहाँ पे सेलेक्ट करेगा और रेडी क्यू में भेज देगा। तो मतलब कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजने का काम कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो select the process from the new state and load them into the main memory या load them into the ready queue।
इसका काम है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। साथ में ये कंट्रोल करता है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है ये, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को कैसे कंट्रोल करता है? ये एक टाइप से स्टेबिलिटी बनाए रखता है यहाँ पे कि आपके रेडी क्यू से कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं, मतलब कि कितने प्रोसेस यहाँ पे एग्जिट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोड करता रहता है ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कोई भी नहीं हो रहा वहां पे, या कह लो कि एग्जिट कोई भी नहीं हो रहा है लेकिन आप उसमें लोड करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करेगा। ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। ठीक है, कि नंबर ऑफ जो एवरेज रेट है कंप्लीशन का वो इक्वल बना के रखता है एवरेज रेट ऑफ लोडिंग के, ये कह सकते हो। तो इसलिए कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार गेट या यूजीसी नेट में। अब नेक्स्ट शेड्यूलर यहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो अब ये क्या करता है? तो इट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। तो ये रेडी क्यू है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, इनमें से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा एंड अलोकेट द सीपीयू। तो यहाँ पे अलोकेट कर देगा सीपीयू उस प्रोसेस को फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये काम कौन करता है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लेकर आने का काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। अब यहाँ पे एक और हमारा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। डिस्पैचर, अब ये डिस्पैचर क्या होता है? तो कई बार काफी स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, शेड्यूलर या डिस्पैचर। तो डिस्पैचर क्या करता है? इट गिव्स द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो एक टाइप से ये कंट्रोल देता है उस प्रोसेस को जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसको पूरा का पूरा कंट्रोल देता हमारा डिस्पैचर। एक टाइम से यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म करता है वो? स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट और स्विचिंग टू द यूजर मोड। तो इस टाइप की जो स्विचिंग होती है वो कौन परफॉर्म करता है यहाँ पे? डिस्पैचर। तो ये डिस्पैचर हर बार अपना काम करेगा जितनी बार यहाँ पे रनिंग स्टेट में प्रोसेस आएंगे। तो प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस की जो स्विचिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट। तो वो कौन परफॉर्म करता है? डिस्पैचर। तो एक टाइप से डिस्पैचर क्या करता है? सारा का सारा कंट्रोल उस प्रोसेस को अलोकेट कर देगा जो कि सिलेक्ट हुआ है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से, तो पूरा पूरा कंट्रोल दे देता है उसको। तो ये काम है डिस्पैचर का। तो इस तरह से ये हमारे शेड्यूलर भी यूज होते हैं इसी प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होते हैं हमारे, वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा प्रोसेस कब सिलेक्ट होगा, ये हम डिसाइड करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू। वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हम सीपीयू को बिजी रखते हैं। सीपीयू को आप खाली नहीं बैठने दे सकते, उसको आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना है, मतलब उससे मैक्सिमम काम करवाना है सीपीयू से। तो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब आएगा? जब आप उसको कुछ ना कुछ काम अलोकेट करते रहोगे। मतलब कि जब सीपीयू को आप प्रोसेस अलोकेट करते रहोगे तब वो सीपीयू अपना काम करता रहेगा, वो आइडल नहीं बैठेगा वहां पे। यही तो होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो उससे मैक्सिमम काम लेना, बट वो काम कैसे लिया जाता है? इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू। तो वहां पे हम शेड्यूलिंग करते हैं प्रोसेस की। अब कौन सा प्रोसेस सीपीयू को अलोकेट होगा वो किसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे। अब सबसे पहला जो एल्गोरिथम इसमें यूज होता है वो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे जिस ऑर्डर में आपके प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ रहे हैं, तो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में आप
सीपीयू अलोकेट करते रहो। तो जिस ऑर्डर में आपको रेडी क्यू में आपके प्रोसेस आए हैं तो उसी ऑर्डर में आप अलोकेट करते रहोगे। मतलब कि जो पहले आया है उसको पहले अलोकेट कर दो, जो बाद में आया उसको बाद में अलोकेट कर दो सीपीयू को। तो ये होता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोसेस दिखाए हुए हैं, उनका अराइवल टाइम और सीपीयू बर्स्ट। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। अब यहाँ पे अगर हम सीपीयू बर्स्ट की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। तो इस लाइफ साइकिल में आपके पास में 2 पार्ट होते हैं आपका, एक होता है सीपीयू बर्स्ट और एक होता है हमारा इनपुट आउटपुट बर्स्ट। तो इस सीपीयू बर्स्ट का मतलब है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेस अंडर सीपीयू। मतलब कि वो प्रोसेस कितने टाइम के लिए सीपीयू को यूज करना चाह रहा है, कितने टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होना चाह रहा है सीपीयू पे, वो कहलाता है उसका सीपीयू बर्स्ट। और सेकंड होता है इनपुट आउटपुट बर्स्ट, मतलब इनपुट आउटपुट टाइम ऑफ प्रोसेस। इनपुट आउटपुट टाइम ऑफ प्रोसेस। अब अगर उसको कुछ भी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वहां पे वो कितना टाइम स्पेंड करने वाला है, वो कहलाता है इनपुट आउटपुट बर्स्ट। तो यहाँ पे जब भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो मेनली हम सीपीयू बर्स्ट को लेकर ही चलते हैं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि मेनली काम हमारा क्या है, सीपीयू को अलोकेट करना। अब सीपीयू पे वो कितना टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है तो मेनली उसी टाइम को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और भी यूज होते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे पहली है हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन तो मतलब कि हम सीपीयू को कितना बिजी रख सकते हैं, तो वही तो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। बिजी टाइम ऑफ सीपीयू, बिजी टाइम ऑफ सीपीयू वो कहलाती है सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि आपने सीपीयू को कितना यूटिलाइज किया वहां पे। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका ले सके, मैक्सिमम हम यूज कर सके अपने सीपीयू को। तो ये मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं ऑलवेज। सेकंड हमारे पास में आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोसेस पर यूनिट टाइम, ये कहलाते हैं हमारा थ्रूपुट। नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोसेस पर यूनिट टाइम। तो थ्रूपुट भी हम क्या रखते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रहे, कि पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या रहता है हमारा मैक्सिमम, हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम रखा जाए इसको भी। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी टर्न अराउंड टाइम। तो ये टाइम होता है हमारा प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस का प्रोसेस कंप्लीशन टाइम और माइनस प्रोसेस अराइवल टाइम, प्रोसेस अराइवल टाइम। इसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ टाइम ऑफ प्रोसेस। लाइफ टाइम ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस रेडी क्यू में कब आया और कब वो कंप्लीट होकर टर्मिनेट वाली स्टेट में गया, तो लाइफ टाइम ऑफ प्रोसेस। और इसको हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम रहे ऑलवेज, जो टर्न अराउंड टाइम हमारा वो मिनिमम होना चाहिए ऑलवेज। इसके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती है, फोर्थ वाली हमारे पास में वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम तो ये होता है टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस, टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस इन रेडी क्यू, इन रेडी क्यू।
तो इसको भी हम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं ऑलवेज, तो ये भी आपका मिनिमम होना चाहिए ऑलवेज। तो यहाँ पे एक और करेक्टरिस्टिक्स आती है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, फर्स्ट प्रोसेस का अराइवल टाइम। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपको किस टाइम पे मिला और माइनस कर दो फर्स्ट प्रोसेस का जो अराइवल टाइम था, तो उससे हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स टाइम। और ये भी ऑलवेज क्या रहता है हमारा, मिनिमम। तो इस तरह से ये करेक्टरिस्टिक्स है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए, या फिर पता करने के लिए कि कौन सा एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आपके सामने चार प्रोसेस है, अराइवल टाइम है और सीपीयू बर्स्ट है। तो यहाँ पे एट टाइम इक्वल टू 0, यहाँ पे रेडी क्यू बना लेते हैं, एक रेडी क्यू और एक बना लेते हैं यहाँ पे रनिंग स्टेट। तो टाइम इक्वल टू 0 पे कौन सा प्रोसेस आया आपके पास में, P1। तो ये रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है। अब ये पहले आया है तो सबसे पहले एलोकेट हो जाएगा सीपीयू को। यहाँ पे एलोकेट हो चुका है सीपीयू को P1। अब ये अपना काम कंप्लीट करेगा सबसे पहले, उसी के बाद अगले वाले प्रोसेस की बारी आएगी। अब इसका सीपीयू बर्स्ट कितना है, 5। तो ये एट टाइम इक्वल टू 5 यहाँ तक ये अपने पास सीपीयू रखेगा। तो यहाँ पे एक जेंट चार्ट भी बना लेंगे हम, एक जेंट चार्ट बना लिया जाता है यहाँ पे। अब एट टाइम इक्वल टू 0 पे सीपीयू किसको लोकेट हो गया, P1 को, और P1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया एट टाइम इक्वल टू 5 पे, क्योंकि इसका सीपीयू बर्स्ट कितना था, 5। अब अगर हम बात करें टाइम इक्वल टू 5 पे, तो 5 पे देखो 1 2 3 तीनों का अराइवल टाइम मैक्सिमम कितना था, 3। तो मतलब कि तीनों के तीनों आपके एंटर कर चुके हैं रेडी क्यू में। तो P2 भी आ गया होगा और आपका P3 भी और P4 भी, तीनों आ चुके हैं। तो अब सीपीयू किसको अलोकेट होगा, रनिंग स्टेट में कौन जाएगा, तो जो पहले आया है वही तो जाएगा। अब इनमें से पहले कौन आया है, P2 आया है। तो यहाँ पे एट 5 पे हमारे पास में सीपीयू किसको अलोकेट हो गया, P2 को, और P2 अपना काम कंप्लीट कर लेगा। इसका सीपीयू बर्स्ट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 6 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब टाइम इक्वल टू 6 पे आपके पास में दो प्रोसेस रह गए, P3 और P4। इसमें से जो पहले आया उसको अलोकेट हो जाएगा, P3 पहले आया, तो 6 पे P3 अलोकेट हो गया। अब P3 का सीपीयू बर्स्ट कितना आपका, 2, तो ये 8 पे कंप्लीट हो जाएगा। अब टाइम इक्वल टू 8 पे आपके पास में एक ही प्रोसेस बचा है, P4। तो P4 ही तो अलोकेट होगा। यहाँ पे फाइनली P4 अलोकेट हो जाएगा और इसका सीपीयू बर्स्ट कितना है, 3। तो ये 11 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो एक जेंट चार्ट भी बना लिया। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सबसे पहले निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, तो हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो इक्वल टू होता है प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस P1 का निकालना है हमें, पहले P1 का टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ, P1 हुआ आपका 5 पे और अराइवल था इसका 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया 5। प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, P2 हुआ 6 पे और अराइवल टाइम था 1, तो इसका भी सेम आ जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम 5। P3 का टर्न अराउंड टाइम, P3 कब कंप्लीट हुआ, 8 पे, अराइवल टाइम है 2, तो 6 आ गया इसका। P4 का टर्न अराउंड टाइम, P4 कंप्लीट हुआ हमारा 11 पे, आया था 3 पे, यहाँ पे 8 आ गया। सभी का टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया है। अब इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। तो सबको ऐड कर दो, 5 + 5
प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 6। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं हम, अगर वेटिंग टाइम निकालना चाहो तो। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम आपका क्या होता है यहाँ पे, टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस इन ए रेडी क्यू। तो अगर हम P1 का वेटिंग टाइम निकालें, P1 का, तो P1 को यहाँ पे अलोकेट कब हुआ, 0 पे ही अलोकेट हो गया ना, और आया किस टाइम पे था, 0 पे ही आया था, तो इसका तो वेटिंग टाइम 0 ही आएगा भाई। कब पहुंचा ये, 0 पे, और उसी टाइम पे इसको सीपीयू भी अलोकेट हो गया, तो इसको तो वेट ही नहीं करना पड़ा ना रेडी क्यू में। अब P2 का वेटिंग टाइम, अब P2 कब आया, अराइवल टाइम था 1, और अलोकेट कब हुआ इसको, सीपीयू 5 पे, तो इसको वेटिंग टाइम इसका क्या आएगा, 5 माइनस 1 4। यहां से जेंट चार्ट से आपको पता चलेगा कि P2 को सीपीयू कब अलोकेट हुआ, तो 5 पे अलोकेट हुआ, और अराइवल टाइम था 1, तो 4 इसका वेटिंग टाइम आ गया, रेडी क्यू में कब तक रहा, 4। अब P3 का, P3 कब अलोकेट हुआ, 6 पे, और इसका अराइवल टाइम था 2, इसका भी वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, 4। P4, P4 को लोकेट हुआ 8 पे, और अराइवल टाइम था इसका 3, तो इसका वेटिंग टाइम आ गया 5। अब यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो आप, एवरेज वेटिंग टाइम, तो 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 13/4, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं और टर्न अराउंड टाइम भी फॉर ईच प्रोसेस। तो ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एक टाइप से यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नॉन प्रीएम्प्टिव है ये। नॉन प्रीएम्प्टिव कैसे है, क्योंकि एक बार अगर सीपीयू अलोकेट हो गया तो अपना पूरा सीपीयू बर्स्ट यूज करके ही वहां से निकलेगा, सीपीयू से बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलने वाला। एक बार जिसको अलोकेट हो गया वो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करेगा, इसलिए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है आपकी, अगर मान लो फर्स्ट वाले प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट लार्ज है, सीपीयू बर्स्ट जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है उसका लार्ज है, अगर प्रोसेस P1 का, तो जो रिमेनिंग के जितने भी प्रोसेस है सबका वेटिंग टाइम क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, सबका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर पहले वाले प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट लार्ज है तो सबका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसको बोलते हैं हम कॉनवे इफेक्ट, इस को एक नाम दिया गया है कॉनवे इफेक्ट। तो कॉनवे इफेक्ट किस में होता है, हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है हमारा, फर्स्ट वाले प्रोसेस का अगर सीपीयू बर्स्ट बहुत ज्यादा है तो वहां पे वेटिंग टाइम फॉर रिमेनिंग प्रोसेस क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वेट करना पड़ेगा उनको। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉनवे इफेक्ट। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, फर्स्ट हमारे पास में नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, दूसरा होता है हमारा प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव जो होता है उसको बोलते हैं SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और जो प्रीएम्प्टिव होता है इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम
फर्स्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं यहाँ पे SRTF एल्गोरिथम। अब यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है और प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है? जैसे मैंने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में भी आपको बताया था, जब आपका कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से अगर वो रेडी स्टेट में जा रहा है, रनिंग से रेडी स्टेट में जा रहा है, तो ये एल्गोरिथम कहलाते हैं हमारे प्रीएम्प्टिव। अब इनको रनिंग से रेडी में क्यों भेजा गया? ये इसलिए भेजा गया क्योंकि रनिंग स्टेट पे कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस यहाँ पे आया, मतलब कि कोई वीआईपी प्रोसेस आया, उसी वजह से लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रनिंग से वापस रेडी में भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वीआईपी को सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए इस वाली कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो हमारी जो इससे पहले थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, यहाँ पे हम वीआईपी को कंसिडर नहीं करते। तो इसकी एक ही कैटेगरी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। बट शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, ये दोनों कैटेगरी में डिवाइड होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव जिसमें हम वीआईपी को कंसिडर नहीं करने वाले, और प्रीएम्प्टिव जिसमें हम वीआईपी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मतलब कि आप अगर कोई भी वीआईपी वहां पे आ गया प्रोसेस, तो जो रनिंग प्रोसेस है उसको आप रेडी क्यू में भेज दोगे वहां, वो किसके बेस पे करेंगे? यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो जिसका कम टाइम रह रहा हो उस टाइम पे, अगर आपके पास में जैसे प्रोसेस P1 है, P1 अभी रन हो रहा है और P2 आ गया यहाँ पे। अब P1 के पास में जो सीपीयू बर्स्ट है आपका, मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है, और P2 आया उसी टाइम पे, और P2 का सीपीयू बर्स्ट आपका 3। तो इस टाइम पे शॉर्टेस्ट जिसका टाइम होगा उसको अलोकेट हो जाएगा आपका सीपीयू, मतलब कि P1 को वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा और P2 को अलोकेट हो जाएगा। तो ये होता हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्रीएम्प्टिव। तो अब यहाँ पे हम पहले वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम। तो इसमें हमने ये टेबल जिसमें प्रोसेस अराइवल टाइम और सीपीयू बर्स्ट दिखाया हुआ है, तो इसमें देखो P1 का अराइवल टाइम 0 है और P2 का भी अराइवल टाइम क्या आपके पास में 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एट टाइम इक्वल टू 0 पे, रेडी क्यू में आपके पास में दो प्रोसेस रहने वाले हैं P1 और P2। अब सीपीयू किसको अलोकेट करें एट टाइम इक्वल टू 0 पे? तो P1 और P2 में से कैसे डिसाइड करेंगे? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो जिसका सीपीयू बर्स्ट आपका कम है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसको अलोकेट कर देंगे सीपीयू। तो P1 और P2 में P2 का सीपीयू बर्स्ट जो है वो लेस है, शॉर्टेस्ट है, तो उसको अलोकेट कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले P2 को अलोकेट हो जाएगा आपका सीपीयू। अब यहाँ पे जेंट चार्ट भी बना लेते हैं। तो जेंट चार्ट में आपके पास में टाइम इक्वल टू 0 पे P2 को अलोकेट हो गया सीपीयू। अब 1 यूनिट, क्योंकि इसका सीपीयू बर्स्ट 1 ही है, तो 1 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब टाइम इक्वल टू 1, तो 1 पे अब देखो P2 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो रेडी क्यू में कौन बचा? P1 बचा आपके पास में। P1 के अलावा अब टाइम इक्वल टू 1 पे P3 भी आ चुका है आपका रेडी क्यू में, क्योंकि इसका अराइवल टाइम है 1। तो 1 पे दो प्रोसेस फिर से आ गया आपके पास में रेडी क्यू में। अब कौन सा सिलेक्ट करें? जिसका सीपीयू बर्स्ट कम है उसको सिलेक्ट करो। तो P1 और P3 में कंपेयर किया, P1 में 5 है, P3 में 2 है, तो आपका P3 सिलेक्ट हो जाएगा फिर से। P3 का सीपीयू बर्स्ट क्या है? कम है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे P3 को अलोकेट हो जाएगा सीपीयू। अब P3 का देखो यहाँ पे सीपीयू बर्स्ट कितना है? 2। यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा ये।
2 का मतलब यहाँ पे 3 पे कंप्लीट हो जाएगा ये। अब एट टाइम इक्वल टू 3, एट टाइम इक्वल टू 3, तो P3 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपके पास में रेडी क्यू में P1 है और P4 भी आपका रेडी क्यू में आ चुका है, क्योंकि ये 2 पे आया था, हम तो 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 पे तो ये आ चुका होगा ना। तो रेडी क्यू में P1 और P4 आपके पास में फिर से 2 प्रोसेस है, कौन सा शेड्यूल करें? तो जिसका सीपीयू बर्स्ट कम है, तो यहाँ पे हमने देखा P1 का 5 है और P4 का 3 है, तो P4 सिलेक्ट हो जाएगा इस बार। अब P4 को सीपीयू अलोकेट कर दो, इसका सीपीयू बर्स्ट है आपका 3, तो ये P4 अलोकेट हो गया और 3 का मतलब है 6 पे कंप्लीट हो जाएगा ये P4। अब एट टाइम इक्वल टू 6 आपके पास में P1 ही बचा है रेडी क्यू में, तो यहाँ पे तो कोई चॉइस ही अवेलेबल नहीं है। अब सीपीयू अलोकेट कर दो बेचारे को P1 को, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसका। अब इसका सीपीयू बर्स्ट कितना है 5, 6 और 5 11 पे ये कंप्लीट हो गया P1 पे। तो ये था जेंट चार्ट हमारा, किसके लिए? ये नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के लिए जेंट चार्ट। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं इसका, टर्न अराउंड टाइम चारों प्रोसेस का निकालेंगे, पहले P1 का निकालते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 11 है और आया था 0 पे, तो 11 आ गया इसका। P2 का कंप्लीशन टाइम, P2 का है हमारे पास में 1 और आया था 0 पे ये भी, तो 1 हो गया इसका। P3 का कंप्लीशन टाइम है 3, आया था 1 पे, अराइवल टाइम था 1, तो 2 निकल के आया। P4 का कंप्लीशन टाइम 6 है, आया था ये 2 पे, 4। यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हो आप, एवरेज टर्न अराउंड टाइम सबको ऐड कर दो, 11 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, जो कि आ जाएगा 4.5, तो टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालते हैं, वेटिंग टाइम P1 का निकालते हैं। तो P1 को कितना टाइम वेट करना पड़ा? तो देखो P1 को 6 पे एलोकेट हुआ था सीपीयू, तो 6 और अराइवल टाइम था 0, तो इसका वेटिंग टाइम 6 आ गया। P2 को अलोकेट हुआ 0 पे और आया भी 0 पे था, तो इसका तो वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है, रेडी क्यू में 0 ही है। P3 को अलोकेट हुआ 1 पे और आया था 1 पे, इसका भी वेटिंग टाइम 0 आया। P4 को अलोकेट हुआ 3 पे और आया था ये 2 पे, इसका वेटिंग टाइम आया 1। अब यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल लो, तो 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 7/4, तो रफली बात करें तो 1.7 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे जो एवरेज वेटिंग टाइम आता है हमारा इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, ऑलवेज मिनिमम आता है, ये ऑलवेज क्या आता है? मिनिमम। अगर हम सभी की बात करें, सभी के केस को अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट को, तो हमें मिनिमम हमेशा किस में मिलता है वेटिंग टाइम? शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में। अब यहाँ पे ये हमने जो केस कंसिडर किया नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है, तो मतलब कि एक बार जिसको प्रोसेस अलोकेट हो गया, मतलब सीपीयू अलोकेट हो गया, तो वो वहां से एग्जिट नहीं करने वाला, अपना टास्क कंप्लीट करके ही करेगा। तो यहाँ पे P2 को हुआ अपना पूरा काम किया, P3 को हुआ, फिर P4 को, फिर P1 को, तो कोई भी यहाँ पे प्रीम्प्ट नहीं हुआ है। अब सेकंड केस यहाँ पे कंसिडर करेंगे प्रीएम्प्टिव, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो यहाँ पे अब आपका जिसका टाइम सीपीयू बर्स्ट टाइम कम होगा वो प्रीम्प्ट कर देगा दूसरे प्रोसेस को। कैसे?
नेक्स्ट है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट, रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एस जे, शॉर्टेस्ट सॉरी एस आर, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो यहाँ पे ये प्रीएम्प्टिव कैसे फॉलो करता है, तो यहाँ पे फिर से हमने एक टेबल लिया जिसमें प्रोसेस है, अराइवल टाइम गिवन और सीपीयू बर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम इक्वल टू 0 पे, तो रेडी क्यू बनाते हैं एक यहाँ पे, एक रनिंग स्टेट। तो टाइम इक्वल टू 0 पे अगर चेक करोगे तो आपके पास में P1 एंटर किया, आपका अराइवल टाइम क्या था 0, तो P1 का था। तो सबसे पहले P1 अलोकेट हो जाएगा, P1 अलोकेट हो गया आपका सीपीयू को। यहाँ पे जेंट चार्ट भी बना देते हैं हम। तो 0 पे P1 अलोकेट हो गया सीपीयू को, और इसका सीपीयू बर्स्ट क्या था 5। अब यहाँ पे आपको टाइम इक्वल टू 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अराइवल टाइम आपका 1 भी है। तो 1 पे अब आपके पास में P2 एंटर कर चुका है रेडी क्यू में, तो इस टाइम पे अब P1 रन कर रहा है, तो ये प्रीएम्प्टिव है। तो अब आपको P1 और P2 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा रन करेगा, कौन सा वापस रेडी क्यू में जाएगा, कौन सा रनिंग में जाएगा, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, तो जिसका टाइम शॉर्टेस्ट है वो आपका रनिंग में जाएगा, और जिसका ज्यादा है वो वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। यहाँ पे कैसे, अब P1 ने अपना 5 यूनिट में से एक ही तो यूनिट यहाँ पे कंप्लीट किया है, अभी सिर्फ एक किया है। अब इसके पास में रिमेनिंग सीपीयू बर्स्ट जो बचा हुआ है वो 4 है, P1 के पास में 4 है, और P2 का सीपीयू बर्स्ट कितना है यहाँ पे 3, सीपीयू का कितना है 3। तो अब P1 का 4 है, P2 का 3 है, तो शॉर्टेस्ट किसका है P2 का है। तो इसका मतलब यहाँ पे अलोकेट किसको होगा P2 को, यहाँ पे किसको अलोकेट हो जाएगा अब P2 को सीपीयू, और P1 कहाँ चला जाएगा वापिस से आपका रेडी क्यू में। तो इस तरह से ये यहाँ चला जाएगा और ये आपका रनिंग स्टेट में आ जाएगा, प्रिंट हो गया आपका। तो यहाँ पे हमने टाइम इक्वल टू 1 पे किसको अलोकेट कर दिया P2 को, और P2 जैसे ही अपना 1 यूनिट कंप्लीट करेगा, तो मतलब टाइम इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कंप्लीट करने मतलब यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे P1, तो P1 पहले से था रेडी क्यू में, अब टाइम इक्वल टू 2 पे P3 भी तो आ गया आपका, P3 आ गया। अब देखो P2 यहाँ पे रनिंग स्टेट में था, सीपीयू अलोकेट था, अब P2 ने अपना एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो P2 का टोटल था 3, तो एक कंप्लीट कर चुका है, तो P2 के पास में अब सीपीयू बर्स्ट कितना बचा 2। तो यहाँ पे P2 रन हो रहा है और 2 इसका सीपीयू बर्स्ट है, और टाइम इक्वल टू 2 पे P1 और P3 आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो P1 के पास में अगर आप चेक करोगे तो अभी इसका रिमेनिंग कितना था 4, तो इसके पास में तो 4 सीपीयू बर्स्ट है। P3 का सीपीयू बर्स्ट यहाँ पे 3 है, P3 का भी कितना है 3, तो इन तीनों में शॉर्टेस्ट किसका है P2 का ही है। तो इस टाइम पे P2 को ही अलोकेट हो जाएगा, मतलब कि अब P2 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट किसका है P2 का है। तो यही चलता रहेगा यहाँ पे एक यूनिट और इसने अपना कंप्लीट कर लिया P2 ने इस टाइम पे। अब देखो एट टाइम इक्वल टू 3 पे एंटर कर गया आपका P4 भी, तो यहाँ पे P1 पहले से है, इसमें P3 भी है, और अब आ चुका है P4। तो P1 के पास में 4 बचा था, P3 के पास में 3 है सीपीयू बर्स्ट, तो P4 का सीपीयू बर्स्ट कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे P2 ने अपना एक और कंप्लीट कर लिया, तो P2 का भी कितना बचा है यहाँ पे 1 ही तो बचा है, P2 का कितना बचा 1। तो इस केस में क्या होगा आपका, क्योंकि
शॉर्टेस्ट वैसे P4 इसके पास भी 1 है, P2 के पास भी 1 है, तो यहाँ पे हम प्रिम्प्ट नहीं करते क्योंकि दोनों का सेम है। तो ऐसे केस में जब आपका सेम आ जाए, CPU बर्स्ट सेम आ जाए, तो जो पहले आया है आपका, तो P2 आया है ना पहले, तो उसी को अलोकेट कर दिया जाता है CPU। तो यहाँ पे P2 को ही अलोकेट कर दिया जाएगा इस टाइम पे, एट टाइम इक्वल टू 3 पे, क्योंकि दोनों का सेम है, P4 का भी सेम आ रहा है, P2 का भी आ रहा है, दोनों का 1 1 आ रहा है। तो ऐसे केस में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले कौन आया, P2, यहाँ पे P2 को ही अलोकेट कर दो इस टाइम पे, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब देखो P2 का 1 और कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे P2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। P2 के पास में 3 CPU बर्स्ट था, तो इसने अपना कंप्लीट कर लिया। अब देखो एट टाइम इक्वल टू 4, अब 4 पे P2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपके पास में बचा है P1, P3 और P4। सबका CPU बर्स्ट लिखो, इसका 4 है, इसका 3 है और इसका 1। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका कम है उसी को तो अलोकेट होगा इस टाइम पे। यहाँ पे अब P4 को अलोकेट हो जाएगा क्योंकि CPU बर्स्ट कितना है, इसका 1 है, तो 4 पे P4 को अलोकेट हो गया और इसका CPU बर्स्ट 1 था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब टाइम इक्वल टू 5 पे देख लेते हैं, तो आपके पास में कौन बचा, P1 बचा और P3 बचा। इसका 4 था, इसका 3 था, तो इन दोनों में से कम किसका है, P3 का है, तो यहाँ पे अलोकेट किसको हो जाएगा, P3 को। P3 का 3 है, तो यहाँ पे अब 3 P3 को अलोकेट हो गया एट टाइम इक्वल टू 5 पे। तो ये अपना, क्योंकि इसके बाद में कोई और प्रोसेस नहीं आने वाला, P3 के बाद जस्ट P1 ही तो बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट दोनों का देखो P3 का है, तो P3 को ही एलोकेट हो जाएगा ये नेक्स्ट 3 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब जो रिमेनिंग बचा P1, तो उसको एलोकेट हो जाएगा, इसका CPU बर्स्ट कितना है, 4, तो 8 और 4 आपके पास में आ गया 12। तो यहाँ पे हमने प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को यूज किया, तो जिसका टाइम शॉर्टेस्ट था उसको CPU अलोकेट हो जाएगा और दूसरे वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा और रेडी क्यू में चला जाएगा। यहाँ पे इसके लिए भी अब हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस P1 के लिए, तो P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा हमारा, 12 पे कंप्लीशन टाइम, और अराइवल टाइम था इसका 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया, 12। P2 का, P2 को कंप्लीट हुआ, ये P2 हुआ हमारा 4 पे, और अराइवल टाइम था P2 का 1। P आ गया इसका P3, P3 कंप्लीट हुआ हमारे पास में 8 पे, और इसका अराइवल टाइम था 2, तो ये 6 आ गया। P4, P4 कंप्लीट हुआ हमारे पास में 5 पे, P4 5 पे कंप्लीट हुआ, अराइवल टाइम था आपका 3, 2 आ गया। इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 23/4, जो कि आएगा 5.7। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालते हैं, वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस। P1 का निकालते हैं पहले। P1 का वेटिंग टाइम, अब देखो P1 को सबसे पहले अलोकेट हुआ 0 पे, 0 पे अलोकेट हुआ और अराइवल टाइम था 0। अब P1 को इसके बाद में अलोकेट हुआ 8 पे, प्लस 8 और अराइवल टाइम, मतलब यहाँ पे 1 पे CPU इसने छोड़ दिया था ना, 1 के बाद जस्ट 8 पे इसको अलोकेट हुआ, तो 8 - 1 करना होगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं इस वाले एल्गोरिथम में वेटिंग टाइम। पहले 0 पे एलोकेट हुआ, अराइवल टाइम था 0, तो 0 - 0 प्लस अब 8 पे एलोकेट होता है P1 को CPU, तो यहाँ पे 1 पे ये छोड़कर चला गया था, तो वेटिंग टाइम 8 - 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 7। P2, अब P2 की अगर बात करें तो P2 को अलोकेट हुआ 1 पे, और अराइवल टाइम भी क्या था इसका, 1 था, 1 - 1
0, क्योंकि यहाँ पे P2 देखोगे दोबारा जिस टाइम पे CPU लोकेट होता है उसी टाइम पे ये अपना बर्स्ट भी कंप्लीट कर लेता है। P3 को अलोकेट होता है हमारा यहाँ पे 5 पे और अराइवल टाइम था आपका 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा वेटिंग टाइम। P4 को अलोकेट हुआ 4 पे, अराइवल टाइम था इसका 3, वेटिंग टाइम आ गया 1। यहाँ से एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा 7 + 0 + 3 + 1 डिवाइड बाय 4, जो कि आएगा 11/4। इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 2.7।